नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम देखने वाले सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। किसान भाई बहनों, आज के कार्यक्रम में हम बात करेंगे एफपीओ के बारे में और इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ एक एफपीओ सीईओ और फाउंडर जुड़े हुए हैं, धर्मेंद्र कुमार मौर्य जी, जो कि मिर्जापुर से हैं। वो आपको एफपीओ के बारे में पूरी जानकारी देंगे और अपने एफपीओ की सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी आप इस कार्यक्रम में सुनेंगे। सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार सर, जैसे कि आज हम एफपीओ के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। जी नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार मौर्य और धीरज कुमार मौर्य। मैं सिटी ब्लॉक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का फाउंडर एंड सीईओ हूँ और मेरा जो गांव है एक छोटा सा मिर्ज़ापुर ज़िले के दुबरा पहाड़ी गांव है, जहाँ पे हम लोग फार्मिंग करते हैं। हमारा पूरा फैमिली फार्मिंग करती है। तो चूँकि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले का एक छोटा सा गांव है मेरा गांव, जिसका नाम है दुबरा पहाड़ी। जी अच्छा, जैसे कि आपने अपने गांव के बारे में जानकारी दी, अपने बारे में जानकारी दी, लेकिन शिक्षा दीक्षा के बारे में भी थोड़ी जानकारी हमारे किसान भाई बहनों को दीजिए, ताकि वो भी जाने कि शिक्षा दीक्षा जो है खेती किसानी में आड़े कितनी ज़्यादा आती है या नहीं आती है। अगर आपके अंदर लगन और जज्बा हो तो कोई भी चीज़ मायने नहीं रखती है। बिल्कुल, मैंने ग्रेजुएशन किया हूँ, इसके साथ में मैं टेक्निकल में डिप्लोमा किया हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जी। और मेरा जो पढ़ाई हुआ है मेरे ही होम डिस्ट्रिक्ट मिर्ज़ापुर में ही हुआ है जी। और जो मैं डिप्लोमा किया हूँ वो मैं बस्ती ज़िले से किया हूँ। जैसे कि आपने टेक्निकल डिग्री ली है, तो आपने टेक्निकल फील्ड में न जाने की बजाय आपने इधर जाना सही समझा, तो इसके पीछे कोई वजह? बिल्कुल, एक्चुअल में हम जो हैं कहा जाए तो पैदाशी हम किसान हैं, क्योंकि हमारी जो फैमिली है खेती से शुरू से ही जुड़ी है जी। और हमने तो पहले तो लक्ष्य रखा था कि हमें इंजीनियर बनना है, बट जब कोरोना काल आया तो हमें फिर से खेती के साथ जोड़ दिया और हम खेती से जुड़े, क्योंकि फैमिली हमारी किसान थी और हमें लगा कि खेती में हम अच्छा कर सकते हैं और इसके लिए हम लोग ने इसको बढ़ाने का प्रयास किया। अच्छा, जैसे कि आपका रुझान खेती की तरफ गया, और वैसे भी हमारा जो देश है किसानों का देश है और यहाँ की भूमि जो है ना शस्य श्यामला कही जाती है, तो जाहिर सी बात है रुझान होना बनता है। अब हम बात करते हैं एफपीओ के बारे में। क्या है एफपीओ और ये किस तरीके से काम करता है? बिल्कुल मैम, चूँकि मैं एक किसान के नाते हमारी भी एक मंशा थी कि हमारा जो किसान है वो कैसे अपने इनकम को बढ़ाए, कैसे अपने आप को सशक्त बनाए। और हमने इसके बारे में सुना था कि भारत सरकार ने पूरे देश में 10,000 एफपीओ लॉन्च किया है। तो उसके बारे में जब मैं समझा तो मुझे लगा कि नहीं, ये हमारे किसानों के लिए बहुत अच्छा है। तो हम लोग ने 10 किसान मिल के, गाँव के अगल बगल के गाँव के किसान थे, 10 गाँव से थे, सभी किसानों 10 गाँव से एक एक किसान लेकर 10 किसान से एफपीओ हमने बनाया। हमारे एफपीओ का नाम है सिटी ब्लॉक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। हमने इसको 29 जुलाई 2022 को रजिस्टर्ड कराया था। अच्छा। और जिसमें 5 हमारे बीओडी हैं और 5 प्रमोटर हैं और आज हमारे साथ मतलब 1000 से अधिक किसान जुड़े हुए हैं। जैसे आपने कहा कि आपने 10 किसानों के साथ में रजिस्ट्रेशन कराया था, तो ये रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होती है, कैसे एफपीओ बनता है, ये हमारे दर्शकों को बताइए, ताकि वो लोग भी 10 लोग या 20 लोग जैसे भी हों, लिमिट 300 तक रहती है, तो इस तरीके से वो भी समूह बना करके एफपीओ तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा कि हमें कभी जब एफपीओ बनाना होता है तो कम से कम 10 फार्मर्स चाहिए। 10 फार्मर्स हमें हो सके तो अलग अलग सेक्टर के हों तो ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि हम एक कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड कराते हैं और जब कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड कराते हैं तो एक मुझे सीए की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम सीए को अपॉइंटमेंट करेंगे, उसके बाद हम 10 किसानों का डाटा कलेक्ट करके हम सीए को देंगे, वो आरओसी में रजिस्टर्ड करेगा। उसका प्रोसेस होता है 15 से 1 महीने लगता है। अगर सब कुछ डॉक्यूमेंट सही रहा तो 15 दिन के अंदर रजिस्टर्ड हो जाएगा। अगर कुछ कहीं कंप्लायंस है तो उसको मैनेज करके फिर बनाया जाता है। बहुत सारे सवाल इसमें निकल रहे हैं वैसे, लेकिन मैं आप ही के एफपीओ पर आ रही हूँ। तो आपका एफपीओ किस तरीके से काम करता है, किस फील्ड में काम कर रहा है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो है ना वो बनाता है? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं अपना जो हमारा मिर्ज़ापुर ज़िला है उसका भौगोलिक क्षेत्र बता दूं कि हमारा जो मिर्ज़ापुर है उत्तर साइड में
माँ गंगा का नदी है, जी बिल्कुल। तो वो समतली जमीन है और बहुत उपजाऊ जमीन है। और उसी के दक्षिण साइड में हमारा जो है, चूंकि विंध्य पर्वत की श्रृंखलाएं हैं, तो पठारी एरिया है जी। तो उस एरिया में तो मिलेट का बहुत अच्छा ग्रो होता है। और जो गंगा के तराई वाला क्षेत्र है वहाँ वेजिटेबल्स का बहुत अच्छा हब है, जिसमें कि मिर्च, टमाटर और मटर की बहुत अच्छी खेती होती है जी। हम लोग, हमारे जो फार्मर्स हैं, ज़्यादातर हम जिस क्षेत्र से आते हैं वो पहाड़ वाला एरिया है, क्योंकि गांव का ही नाम है मेरे दुबरा पहाड़ी। तो दुबरा पहाड़ी एक ऐसा एरिया है जहाँ पे पठारी एरिया है। तो हम लोग मिलेट्स पे काम करना शुरू किया और सबसे पहले हम अपने किसानों को, उनको मोटे अनाज उगाने के लिए प्रमोट किया, क्योंकि थोड़ा सा मोटे अनाज पे लोग दूर भाग रहे थे जी। उनको बताए उसके क्या फायदे हो सकते हैं। तो फिर धीरे धीरे उन्होंने जुड़े और आज हम उन्हीं किसानों के साथ मिलके अपने एफपीओ के साथ मिलेट्स के प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी का बिस्किट है, नमकीन है और मोटे अनाज में हम आटा भी बना रहे हैं। तो अच्छा, क्या यूनिट बना करके आप काम करते हैं या फिर ऐसे मतलब उनको गाइड करते हैं? नहीं, पूरी एक टीम होती है, टीम बना के ही काम किया जाता है, क्योंकि हमारा सपना है, चूंकि कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो बड़ा काम करना है तो अकेले संभव नहीं है। अच्छा, तो क्या आपने कोई यूनिट तैयार की, जैसे मिलेट तैयार कर, आटा तैयार करने के लिए भी कोई यूनिट तैयार करनी पड़ती है, मशीनरी लगानी पड़ती है, तो ये सारी तैयारी आपने कर रखी है एक स्तर पे, या फिर मैनुअल ही लोग आटा ले आते हैं, या फिर कहते हैं किस तरीके से व्यवस्थाएं होती है? आप पूरी विस्तार से बताइए। मेरे जो एफपीओ में जो सिटी ब्लॉक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड है, उसका खुद का प्रोसेसिंग यूनिट है जी, जिसमें एक बेकरी का सेटअप है जहाँ पे बिस्किट बनता है टोटल मोटे अनाज का। और उसके अलावा हम लोग आटे की चक्की भी है, जिसमें मल्टीग्रेन आटा और रागी का आटा, ज्वार का आटा बना के पैकेजिंग करके मार्केट में बेच रहे हैं। अच्छा। तो मेरा एक प्रोसेस यूनिट है, पूरा सेटअप है। अच्छा, तो इसमें जैसे कभी कभी चुनौतियां भी सामने आती हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे अब 10 लोग मिले हैं तो कभी कभी मतभेद भी हो जाते हैं, तो इस तरीके की सिचुएशन क्या आपने कभी फेस की, या फिर जब आई तो उस वक्त में आपने किस तरीके से डिसीजन लिया? देखिए, हम लोग जब भी काम करना शुरू किया था, तब शुरू से ही एक प्लान बना के किया जी। और हमारा सोच ही था, हमारी पूरी टीम की सोच अच्छी थी कि हमें अच्छा काम करना है, हम कमाए, हमारे साथ जो जुड़े हुए फार्मर्स हैं वो भी कमाए, और संगठन में ही मजबूती है, इसीलिए हम लोग मिल के काम कर रहे हैं। अभी ऐसी कोई समस्या नहीं आई कि कोई तोड़ फोड़ करे, क्योंकि हमारी सफलता ही बताती है कि हम अभी मिल के काम कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। जी। आपकी सफलता की कहानी हम आगे भी सुनेंगे, लेकिन अभी हम एक सवाल ये पूछना चाहते हैं, जैसे आपने कहा कि आपकी यूनिट में कई सारे लोग हैं, तो क्या उसमें महिलाओं की भागीदारी है या फिर सिर्फ पुरुषों की भागीदारी है? सबसे पहले मैं बता दूं कि जो मेरा एफपीओ है, जो उसमें फार्मर्स जुड़े हुए हैं, उसमें 35% महिलाएं जुड़ी हुई हैं। जी, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज है कि जो एसएचजी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, मेरे साथ 5 एसएचजी मिल के काम कर रही हैं, और हम एक नमकीन बनाते हैं, रोस्टेड नमकीन है जो ऑयल फ्री है और वो हैंडमेड है, उसको महिलाएं ही बनाती हैं। उसका प्रोसेस है पूरा हाथ से ही बनाना, क्योंकि अभी उसके मशीनीकरण का वो नहीं है, तो ये एसएचजी की महिलाएं ही बना रही हैं और उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। अच्छा, जैसे कि आपने स्वयं सहायता समूह की बात कही है, तो उनका क्या रोल रहता है, किस तरीके से काम करती हैं, कितने घंटे का काम रहता है, ये सारी बातें भी हमारे किसान भाई बहनों को, हमारे दर्शकों को बताइए, ताकि उनको जानकारी जब पूरी होगी ना, तो वो भी इस तरीके से एफपीओ बना करके कार्य करेंगे। मैं केवल नमकीन बनाने में ही महिलाएं नहीं रखा हूँ, मेरा जो बिस्किट बनता है, बिस्किट में भी महिलाएं ही ज्यादातर, उनकी ही हिस्सेदारी है। उनके लिए तो काम 12 महीने उपलब्ध है, लेकिन जो नमकीन बनाने वाला काम करते हैं उसमें बारिश के समय में नमकीन नहीं बन पाता है, क्योंकि जो बाजरा होता है उसको उबालने के बाद सुखाया जाता है, सुखाने की समस्या होती है। तो 3-4 महीने कह सकते हैं कि बारिश जब भी होता है, अगर धूप नहीं मिलता है तो उस वक्त काम नहीं मिल पाता है। बाकी अगर कहा जाए तो 8 महीने तो उनके लिए काम उपलब्ध है। अभी हाल में आप प्रधानमंत्री जी से भी मुलाकात आपने की है, तो क्या बातचीत रही, इस संदर्भ में भी बताइए, और आपके एफपीओ से रिलेटेड जो बातें रही वो भी बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, ये हमारे लिए भी गर्व है और हमारे साथ जो जितने भी किसान जुड़े हैं उनके लिए भी गर्व है कि हमें देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ संवाद करने का अवसर मिला जी। और ये हम लोग की मेहनत और
सोच है, जो हमारी पूरी टीम है कि हम कुछ अच्छा करें, और उसका ही नतीजा रहा। और हमें हमेशा समय समय से कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, और चूंकि हमारा एफपीओ जो है वो एसएफएसी प्रमोटेड है, तो उनका भी हमेशा साथ मिला है। और अब जो कि प्रधानमंत्री जी की बात है कि उनसे मिलने से क्या मिला, तो जो चीजें एनर्जी होती है, जो ताकत होती है, जो हम काम कर रहे हैं, वो 10 गुना बढ़ जाती है जी। और उन्होंने काफी अच्छा एडवाइस दिया। और जब हमसे मिले, उनसे उन्होंने पूछा कि क्या आप कर रहे हैं, तो मैंने जब बताया कि मैं मिलेट्स पे काम कर रहा हूँ, तो उन्होंने पूछा कि क्या इसको आप पैकेजिंग करके, ब्रांडिंग करके बेच रहे हैं, या फिर आप ऐसे ही अभी सेल कर रहे हैं। तो मैंने बताया कि नहीं, मैं अपने एफपीओ का पूरा ब्रांडिंग करके, उसका पैकेजिंग करके प्रॉपर इसको बेच रहा हूँ। और अभी मेरा जैसे डिफेंस में एनडीआरएफ को भी मैं सप्लाई दे रहा हूँ, उसके बारे में भी बताया कि मेरा एनडीआरएफ के साथ एमओयू है, उनको सप्लाई दे रहा हूँ। और एनसीसीएफ को भी हम रेगुलर सप्लाई दे रहे हैं, उनसे चर्चाएं की। अच्छा, बहुत अच्छी बात आपने बताई एफपीओ के बारे में। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि आपके जो एफपीओ है उसकी जो और अचीवमेंट्स है, बहुत सारे अचीवमेंट्स, जो प्रोग्राम शुरू होने से पहले जो हमने डिस्कशन किया था उसमें आपने बहुत सारे अचीवमेंट्स की बात बताई थी, तो वो हमारे दर्शकों तक भी पहुंचाइए कि वो कौन कौन से अचीवमेंट्स हैं जिनको आपने अपने एफपीओ के जरिए प्राप्त किया है। बिल्कुल, सबसे पहले तो मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट, हमारे एफपीओ का सबसे बड़ा अचीवमेंट, माननीय प्रधानमंत्री के साथ संवाद करने का अवसर मिला, ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है। इसके अलावा जब 2023 में पूरा वर्ल्ड मिलेट ईयर मना रहा था, तो उसमें आसियान इंडिया का कार्यक्रम था इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में, जहाँ पे हमें हमारे एफपीओ को ले जाया गया और 7 दिन का हम अपने मोटे अनाजों का वहाँ स्टॉल लगा के प्रमोट करने के लिए ले गए थे। और वहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। और चूंकि जो इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जो सी फूड पे निर्भर है, जी बिल्कुल, तो वहाँ के लिए हमारे इंडिया के लिए संभावनाएं ज़्यादा थी जी कि मोटे अनाज को क्यों ना प्रमोट करें, और उसके लिए सरकार भी हमें सहयोग किया। अच्छा, जैसे कि मार्केटिंग की बात अगर हम करें, तो एफपीओ के माध्यम से जो आप जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं, तो उनकी लेबलिंग, मार्केटिंग आप किस तरीके से करते हैं कि अच्छा मूल्य प्राप्त हो सके? बिल्कुल, हम लोग प्रॉपर उसको पैकेजिंग करते हैं। जब हमारा जैसे बिस्किट है, बिस्किट को पैक करके, और वो उसके पहले मैंने जैसे फसाई का लाइसेंस ले रखा है, मंडी का लाइसेंस ले रखा है, क्योंकि मार्केटिंग करने में हमें कोई दिक्कत ना आए, और उसको प्रॉपर पैकेजिंग करके उस पर अपना लेबलिंग लगा के उसको हम लोग मार्केट में बेच रहे हैं। अच्छा, जैसे कि आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग की बहुत ज़्यादा भरमार रहती है, तो क्या ऑनलाइन शॉपिंग भी आपके एफपीओ के माध्यम से होती है? बिल्कुल, मेरा जो एफपीओ है वो एनडीसी के साथ जुड़ के अभी जो माई स्टोर है उस पर हमारे प्रोडक्ट अभी ऑन बोर्ड है, और वहाँ से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। 200 से अधिक ऑर्डर हम लोग ने सफलतापूर्वक डिस्पैच किया है। और मैं बता दूं कि ओएनडीसी पे जो 10,000 एफपीओ हैं जो सबसे अच्छा काम किए हैं, उसमें 15 एफपीओ है, उस 15 एफपीओ में एक मेरा भी एफपीओ है, और हम लोग को आगे प्रमोट करने के लिए अमेजॉन के साथ भी जोड़ा जा रहा है, और जिससे कि ब्रांड मार्केटिंग का एक एरिया मिल सके। जी जी। अच्छा, जैसे कि आपने अपने एफपीओ के बारे में बताई है बातें बहुत सारी, अब हम ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन से और ऐसे डिपार्टमेंट है जहां पर आप अपने प्रोडक्ट्स की सप्लाई करते हैं? बिल्कुल, मैं तो एनडीआरएफ को देता हूँ सप्लाई जी, एनसीसीएफ को दिल्ली में देता हूँ जी। और मैं एक चीज़ बता दूं कि मेरे यहाँ जो मिर्ज़ापुर है, वहाँ की जिला प्रशासन के द्वारा हमारा एक मिलेट का नाश्ता का प्लेट चलता है, तो वहाँ से जो भी वीआईपी कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री का हो, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हो, तो एक मिलेट का नाश्ते का प्लेट चलता है, तो वहाँ वो भी सर्वाइव किया जाता है। साथ में हमें वहाँ पे एक आउटलेट मिला हुआ है मिर्जापुर में, वो वहाँ से बेचता हूँ, वाराणसी में बेचता हूँ। काफी एफपीओ हमारे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, जिनको हम अपने उत्पाद दे रहे हैं और वो मार्केटिंग कर रहे हैं। जी जी जी। अच्छा, अब एक सवाल और भी आ रहा दिमाग में है कि जैसे कि आपने यूनिट जो लगा रखी है, तो क्या उस यूनिट में पैसा तो ज़्यादा खर्च हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारा जो प्रोडक्शन हो रहा है कई सारी चीज़ों का, तो ऐसे में क्या आपको सरकार के माध्यम से कोई सहायता, सब्सिडी, किसी तरीके का अनुदान प्राप्त हुआ है क्या? देखिए, सबसे पहले जब एफपीओ बनाया गया था तो उसको कैपिटल चाहिए,
तो कैपिटल के तौर पे सबसे पहले हमारे जो फार्मर्स हमारे साथ जुड़े उनसे मैंने एक शेयर ले रखा था और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये थी और हम पर फार्मर्स के साथ किसी से 100 रुपये, किसी से 1000 रुपये, किसी से 2000 रुपये लिए। इस तरह से हमारे पास 15 लाख रुपए शेयर मनी इकट्ठा हुआ। तो गवर्नमेंट की तरफ से इक्विटी ग्रांट के रूप में मुझे भी 15 लाख रुपए मिले जी। और वो पैसा मैं बिजनेस में ही लगा के रखा हूँ। साथ में काफी मतलब मेरे साथ जैसे ग्रामीण फाउंडेशन भी काफी मदद की थी जी। उनके साथ भी मिलके हमने पिछले 1.5 साल से काम किया हूँ और टेक्निकल सपोर्ट काफी मिला। हमें कृषि मंत्रालय का काफी सपोर्ट मिलता रहा, बीच बीच में हमेशा गाइड किया जाता था कि आपको मार्केटिंग कैसे करना है, किसके साथ जुड़ना है। इसके अलावा एपिडा है जो कि निर्यात के लिए काम करती है, उसमें भी हम रजिस्टर्ड हैं, रजिस्ट्रेशन कराए हैं, उनका भी काफी अच्छा सहयोग रहा है, हमेशा साथ मिलता है। बाकी हमारे यहाँ के जिला प्रशासन का भी हमेशा सहयोग मिलता रहता है। अच्छा, जैसे कि आपकी यूनिट में कई सारे लोग काम करते हैं, तो क्या उन यूनिट्स के लोगों की जो आर्थिक स्थिति है उसमें कितना ज़्यादा बदलाव आया है, अच्छी स्थिति की तरफ वो बढ़े हैं? जैसे कि आपने प्रोग्रेस की, क्या सभी जितने भी यूनिट के सदस्य हैं उन्होंने भी इसी तरीके की प्रोग्रेस की है या थोड़ा सा कम रहता है? बिल्कुल, मैं बता दूं, मुझे बहुत खुशी होती है कि जब हमने ये काम शुरू किया था और इसमें जब महिलाओं को रखना शुरू किया तो शुरुआत में मैंने 4 महिलाओं को रखा, उनको रोजगार दिया। उसके 3 दिन के बाद से हमारे पास काफी लोग आने लगे कि भैया हमें भी रखिए और काफी फोन आने लगा। तब मुझे लगा कि नहीं, हमें अपने महिलाओं के लिए अगर गांव में ही कुछ रोजगार बनाना है तो बड़ा सेटअप करना है। और हमने शुरू तो किया है, अभी छोटे से शुरू किया था, लेकिन अब उसको हम बड़ा कर रहे हैं जिससे कि कम से कम हमारे यहाँ की जो महिलाएं हैं लोकल स्तर के, उनको हम रोजगार दे सके, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी बने। जी, ये बहुत अच्छी पहल है आपके एफपीओ के माध्यम से कि आप महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है ताकि सभी महिलाएं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर सकें। अच्छा, अभी आगे आपका जो एफपीओ है उसका आगे का क्या प्लान है, क्या टारगेट है, क्या गोल सेट किया है आपने? देखिए, मेरा जैसे इस बार का 1.25 करोड़ टर्नओवर रहा है और चूंकि जब हम बिजनेस करेंगे, हमारे साथ 1000 से अधिक फार्मर्स जुड़े हैं, तो उनको तभी हम बेनिफिट दे पाएंगे जब हमारा टर्नओवर ज्यादा हो और बिजनेस अच्छा हो। हम बिजनेस प्लान बना के रखे हैं कि हमें आने वाले समय में ये अभी तो 1 करोड़ का है, कोशिश करना है हमें इसको जल्दी ही 100 करोड़ में इसको शामिल करने के लिए, जिससे कि हम हमारा एफपीओ बिजनेस करें, साथ में हमारे साथ जुड़े हुए जो भी किसान हैं उनकी इनकम दुगनी ही नहीं, हम तो चाहेंगे कि उनकी 5 गुनी इनकम जी हो। बिल्कुल बिल्कुल, जो सरकार का लक्ष्य है कि इनकम दुगनी होनी चाहिए, तो उससे ज़्यादा इनकम हो तो किसानों की भी स्थिति बेहतर हो सकेगी। जी, जैसे कि अभी हम एफपीओ की बात कर रहे हैं, तो हमारे किसान भाई बहनों को या हमारे दर्शकों को जो एफपीओ बनाना चाहते हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? एक सवाल और भी मेरे जहन में उठ रहा है कि जो आपने डॉक्यूमेंटेशन की बात कही थी कि डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि एफपीओ बनाने के समय पर होनी चाहिए? देखिए, अगर हम एफपीओ बनाते हैं तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि हमारे पास 3 कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे वो आधार हो, वोटर आईडी हो और पैन कार्ड हो, ये अनिवार्य है। और इसमें ये बाध्यता नहीं है कि आपके पास लैंड हो तभी आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि एफपीओ छोटे किसानों के लिए ही है। इतना ही नहीं, जो लैंडलेस है वो भी एफपीओ के साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। और इसलिए इसमें हमें मेन जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आधार कार्ड होना चाहिए, एक वोटर आईडी होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए। अगर ये है तो आप शुरुआत में एफपीओ बना सकते हैं। साथ में जो हमारे किसान जुड़ते हैं एज ए शेयर होल्डर्स के रूप में जुड़ते हैं। शेयर होल्डर्स का मतलब ही होता है आप पैसा शेयर के रूप में लगाए हैं कि कंपनी अगर ग्रोथ करेगी तो उसका प्रॉफिट आपको भी मिलेगा। तो उनके लिए आप आधार कार्ड दीजिए, आप उसके साथ ही जुड़ सकते हैं। और उसका जो शेयर मनी है, 1 शेयर की वैल्यू 10 रुपए है। यानी आप 10 रुपए देकर उस एफपीओ में जुड़ सकते हैं। बाकी आप
100 शेयर लेंगे तो 1000 रुपये देना होगा, 200 शेयर देंगे तो 2000 रुपये। इस तरह से उसका दायरा बढ़ाया जा सकता है। आप हमारे इस कार्यक्रम में अपना इतना कीमती समय निकाल के हमारे दर्शकों को हमको दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, धन्यवाद। जैसे कि आज आपने एफपीओ के बारे में जाना कि एफपीओ क्या है, किस तरीके से काम करता है। आज आपके साथ एक एफपीओ सीईओ थे जो आपको अपनी सफलता की कहानी अपनी जुबानी सुना रहे थे। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी इस तरीके से एफपीओ बना करके अपनी सफलता की कहानी यहाँ आकर हमारे दर्शकों तक लेकर जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।